हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है केंचिन मॉडल। पिछले 6 वीडियोस में हमने कंप्लीट क्लासिकल मॉडल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने विस्तृत रूप से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्पादन, रोजगार और आय के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। हम केंचिन मॉडल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्लासिकल मॉडल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लासिकल मॉडल में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने यह कहा था कि इकोनॉमी में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है, यानी अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। क्लासिकल मॉडल कुछ विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित था, जैसे कि से का बाजार का नियम, जो ये कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में जितनी मात्रा में सप्लाई प्रस्तुत की जाएगी उतनी मात्रा में डिमांड डेफिनेटली आ जाएगी, यानी ना तो अति उत्पादन की स्थिति होगी और ना ही कभी अल्प उत्पादन की स्थिति होगी, अर्थात अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। दूसरी उनकी मान्यता थी वो थी कि क्लासिकल मॉडल जो है वो फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत पर आधारित था, जो ये कहता है कि मनी इज डिमांडेड ओनली फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस, अर्थात मुद्रा की मांग केवल सौदा उद्देश्य हेतु की जाती है और मुद्रा को बचा करके नहीं रखा जाता है, क्योंकि मुद्रा का केवल वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के अलावा और कोई रोल अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। इसके अलावा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मान्यता थी कि उन्होंने अर्थव्यवस्था के 2 टुकड़े कर दिए थे, अर्थव्यवस्था का द्विभाजन किया था। एक को नाम दिया था वास्तविक क्षेत्र और दूसरे को नाम दे दिया था मौद्रिक क्षेत्र। साथ ही साथ इन दोनों को बिल्कुल पृथक कर दिया था, यानी वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और मौद्रिक क्षेत्र में यदि किसी चर में कोई परिवर्तन होता है तो उसका कोई भी प्रभाव वास्तविक क्षेत्र के चरों पर नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि सरकार आएगी तो वह अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करेगी और जब सरकार का हस्तक्षेप होगा तो अर्थव्यवस्था मनचाही गति से आगे नहीं बढ़ पाएगी, यानी आर्थिक विकास की गति नहीं बढ़ पाएगी। आर्थिक विकास की वृद्धि दर जो है, आर्थिक वृद्धि दर वह धीमी रहेगी। इसलिए अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये पूंजीवाद के पक्षधर थे और साथ ही साथ सरकारी हस्तक्षेप को ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं मानते थे, या कहें कि सरकार की अवहेलना या कहें सरकार की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा इनका मानना था। जब लंबे समय तक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का प्रभाव संपूर्ण विश्व पर और अर्थशास्त्रियों के मानसिक पटल पर बना रहा, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से के बाजार के नियम, जो कि ये कहता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, ना अर्थव्यवस्था में कभी अति उत्पादन होगा ना कभी अल्प उत्पादन, यानी तेजी और मंदी की स्थिति कभी भी हमारे सामने नहीं आएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था के सामने जो समस्या है वह समस्या आर्थिक विकास की है, न कि आर्थिक स्थिरता की है। तो आने वाले समय में जो आर्थिक विचारधाराएं प्रस्तुत की गई वो सिर्फ उसी पर कंसंट्रेट थी, यानी किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। और इसका ये नतीजा हुआ कि ये संपूर्ण विश्व तीसा की महान मंदी की गर्त में चला गया। जब 1930 में विश्वव्यापी महान मंदी आई और दुनिया के लगभग समस्त देशों को उसने आक्रांत कर लिया, तो उस समय पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के पास में उस मंदी से निकलने के कोई उपाय उपलब्ध नहीं थे। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कभी इस दिशा में ध्यान ही नहीं दिया। उनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में कभी भी तेजी और मंदी की स्थिति आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में सदैव साम्य की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही साथ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मान्यता थी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार सदैव विद्यमान रहेगा। यदि पूर्ण रोजगार से विचलन होता है तो वह क्षणिक या तात्कालिक होगा और कीमत स्तर और मजदूरी की दरें दोनों फ्लेक्सिबल होती हैं, दोनों में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। इसलिए इन दोनों की सहायता से उस बेरोजगारी को दूर करके पुनः पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो नतीजा इस दुनिया के सामने 1930 की महान मंदी के रूप में आया, उस मंदी से निकलने का उपाय जब इनके पास नहीं था, तो ऐसे समय में प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स एक अवतार के रूप में आए और किन्स ने उस समय पर दुनिया की बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं का प्रैक्टिकल अध्ययन किया। स्वयं ने उन अर्थव्यवस्थाओं की स्टडी की और अपना एक मौलिक अध्ययन करके और कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जिन्हें उन्होंने एक पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के माध्यम से इस दुनिया के सामने रखा, जिसका कि प्रकाशन 1936 में हुआ था। और उस पुस्तक के माध्यम से, उन सिद्धांतों के माध्यम से इस दुनिया को मंदी की स्थिति से निकलने के उपाय प्रोफेसर कीन्स ने बताए थे। कीन्स
जिन्हें हम मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के जनक के रूप में भी जान सकते हैं। अर्थशास्त्र के जनक तो प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को आगे बढ़ाने का श्रेय प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है। लीजिए अब हम कीन्स का सिद्धांत शुरू करते हैं। कीन्स ने अपना मॉडल जो है वह क्लासिकल मॉडल की कुछ मान्यताओं की आलोचना करते हुए शुरू किया है, जिसमें सबसे पहली आलोचना कीन्स ने ये की है कि कीन्स का कहना है कि कीमत और मजदूरी में पूर्णतया परिवर्तनशीलता होने के बावजूद भी पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं हो सकती है। इससे सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते थे कि देयर इज नो नीड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब महान मंदी उत्पन्न हुई और उस मंदी से निकलने के लिए जब प्रयास किया जाना शुरू हुआ, तो केवल एक सरकार ही ऐसी संस्था थी जो मंदी से निकलने में सहायता कर सकती थी। क्यों? सबसे पहले तो हम ये समझें कि मंदी किसे कहते हैं, मंदी क्या होती है। स्टूडेंट्स, मंदी वह स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था में जो पूर्व में किया गया उत्पादन है वही बिना बिका हुआ पड़ा रह जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जब पूर्व में उत्पादित वस्तुएं बिना बिकी हुई पड़ी रहती हैं, तो आने वाले समय में या कहें कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी उत्पादक नया उत्पादन करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब उत्पादन नहीं होगा तो श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। जब बेरोजगारी हो जाएगी तो लोगों के पास में आय का स्रोत खत्म हो जाएगा, परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी, और जब परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो आने वाले समय में पुनः उत्पादन में कमी होगी, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था जो है वह गर्त में जानी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था नीचे की ओर गतिमान हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में जब बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, तो इस मंदी को दूर किस प्रकार से किया जाए। कोई भी निजी व्यक्ति ऐसे समय में, मंदी के समय में इन्वेस्टमेंट करके या कहें कि उत्पादन में वृद्धि करके या नया उत्पादन करके और रोजगार की मात्रा को बढ़ाने का कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक निजी उत्पादक या कहें कि एक पूंजीपति का जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य होता है हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी अपने लाभों को अधिकतम किस प्रकार से किया जाए। जब पुराना उत्पादन ही बिना बिका हुआ पड़ा है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति नया उत्पादन करने का प्रयास नहीं करेगा। केवल मात्र एक सरकार ही है जो आर्थिक कल्याण के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए नवीन उत्पादन की व्यवस्था प्रारंभ करेगी और रोजगार का सृजन करेगी, जिससे धीरे धीरे करके बेरोजगारी की स्थिति को कम किया जा सकेगा। मंदी ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के पेट में भूख लगी है, उसके सामने भोजन की थाली परोसी भी रखी है, लेकिन उसके हाथ उस थाली तक पहुंच नहीं पाते। क्यों? उसके हाथ किसने बांध रखे हैं? उसके हाथ बांध रखे हैं उसकी परचेजिंग पावर ने, उसकी जेब में क्रय शक्ति नहीं है, उसके पास में उस भोजन की थाली को खरीदने के लिए पैसा नहीं है। क्यों नहीं है पैसा? क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्व का उत्पादन बिना बिका हुआ पड़ा है, इसलिए उत्पादन की प्रक्रिया में विराम आ गया है, नया उत्पादन नहीं किया जा रहा है, इसलिए श्रमिकों को एक एक करके बेरोजगार होना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से यदि बेरोजगारी आ जाती है, मंदी की स्थिति आ जाती है, तो उस मंदी की स्थिति से निकलने के लिए रोजगार को बढ़ाना जरूरी है, विनियोगों को बढ़ाना जरूरी है और बचतों को बढ़ाना जरूरी है। ये समस्त कार्य तब होते हैं जब सरकार अर्थव्यवस्था में आकर के हस्तक्षेप करती है। कीमत और मजदूरी जो है पूर्णतया परिवर्तनशील होने के बावजूद भी पूर्ण रोजगार की स्थिति तक हमें नहीं पहुंचा सकती है। अगला जो बिंदु है वह है श्रमिक संघों के दबाव के कारण मजदूरी की दर नीचे की ओर अनम्य होती है। जैसा कि क्लासिकल मॉडल में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि यदि बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेजेस जो है वो फ्लेक्सिबल होती हैं। मॉनेटरी वेजेस में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, अर्थात मौद्रिक मजदूरी की दरों में कटौती करके और रोजगार की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। बस ध्यान ये रखना, साथ ही साथ कीमत स्तर भी घटता है। किस लिए? जिससे कि वास्तविक मजदूरी में कोई परिवर्तन ना हो। वास्तविक मजदूरी और मौद्रिक मजदूरी, इन दोनों को आप लोग एक बार फिर से अच्छी तरह से समझ लीजिए। मौद्रिक मजदूरियां वे मजदूरियां होती हैं जो श्रमिकों को मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। जैसे किसी श्रमिक को एक महीने काम करने के बदले में 5,000 या 10,000 रुपए मजदूरी के रूप में भुगतान किया जाता है, तो ये उसकी मौद्रिक मजदूरियां कहलाती हैं। वास्तविक मजदूरी रियल वेज इज नथिंग बट परचेसिंग पावर ऑफ मॉनेटरी वेजेस, अर्थात मौद्रिक मजदूरी की सहायता से कितनी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है, ये वास्तविक मजदूरी कहलाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि श्रमिक संघों के दबाव के कारण मजदूरी की दर नीचे की ओर अनम्य होती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की क्या मान्यता थी कि मजदूरी की दरों में कटौती करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि श्रमिक जो है वह संगठन से जुड़े हुए होते हैं और कोई भी श्रमिक संघ
कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा कि एक श्रमिक ने पूर्व में जिस मौद्रिक मजदूरी में काम किया है, श्रम दान किया है, उससे नीची मौद्रिक मजदूरियों को वो कभी भी नहीं आने देंगे। अर्थात जो मजदूरी की दरें हैं वो नीचे की ओर अनम्य होती है, नीचे नहीं जा सकती, वो बढ़ तो सकती हैं लेकिन इन्हें घटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, श्रम का पूर्ति फलन भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि मजदूर वास्तविक मजदूरी से अनभिज्ञ हैं। वास्तविक मजदूरी, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि मौद्रिक मजदूरी की क्रय शक्ति, मौद्रिक मजदूरी की क्रय शक्ति का मतलब ये होता है कि एक श्रमिक अपनी मौद्रिक आय, अपनी मौद्रिक मजदूरी की सहायता से कितनी मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है। इन चीजों का आकलन करना, वास्तविक मजदूरी का आकलन करना एक पढ़े लिखे एक्सपर्ट के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो मजदूर या श्रमिक जो है वो अनपढ़ होता है, वो शिक्षित नहीं होता है, ना ट्रेंड होता है, उसे पता नहीं है कि वास्तविक मजदूरी को किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो फिर ऐसी स्थिति में वास्तविक मजदूरी का ज्ञान श्रमिकों को नहीं हो पाता है। श्रमिक जो ध्यान देता है, श्रमिक कहें या आम व्यक्ति की भी अगर हम बात कहें तो आम व्यक्ति कंसंट्रेट करता है अपनी मॉनेटरी इनकम पर, ना कि रियल इनकम पर। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो श्रम का पूर्ति फलन है वो पूर्ति फलन किससे जुड़ा हुआ है? श्रम की मांग और पूर्ति, इन दोनों को फलन बताया किसका? वास्तविक मजदूरी का। साथ ही साथ क्या कहा है कि पूर्ति फलन का जो स्लोप है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। पॉजिटिवली स्लोप्ड होने का मतलब वास्तविक मजदूरी की दर और श्रम की पूर्ति के मध्य धनात्मक संबंध होता है। जब वास्तविक मजदूरियां बढ़ती है तो पूर्ति में भी वृद्धि होती है, जब वास्तविक मजदूरी की दर घटती है तो श्रम की पूर्ति में भी कमी होती है। लेकिन चूंकि श्रमिक स्वयं या मजदूर स्वयं जो है वह वास्तविक मजदूरी की अवधारणा को पूर्ण रूप से समझने में समर्थ नहीं है। नेक्स्ट, बचत ब्याज की दर पर निर्भर नहीं करती बल्कि आय पर निर्भर करती है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने इन्वेस्टमेंट और सेविंग, इन दोनों को फंक्शन माना है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और साथ ही साथ ये कहा है कि सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर इज positive relationship between saving and rate of interest. That means whether rate of interest increase, then saving will definitely increase. अर्थात जब ब्याज की दर है वह जब बढ़ेगी तो बचत में भी निश्चित रूप से वृद्धि होगी और ब्याज की दरों में कमी होने पर बचत की मात्रा में भी कमी होगी। लेकिन कीन्स ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि बचतें केवल ब्याज की दर के द्वारा ही प्रभावित नहीं होती हैं। मार्केट में ब्याज की दर भले ही कितनी ही ऊंची क्यों ना हो जाए, जब तक व्यक्ति के पास आय नहीं होगी तब तक वह बचत नहीं कर सकता है। इसलिए बचत ब्याज की दर का नहीं अपितु आय का फलन है, वह आय के द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट, मुद्रा की मांग आय तथा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। मुद्रा की मांग को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने केवल सौदा उद्देश्य से संबंधित किया था कि केवल सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है और आय के साथ में उसका संबंध बताया था। जबकि हकीकत यह है कि मुद्रा की मांग आय और ब्याज की दर दोनों से प्रभावित होती है। इन दोनों का प्रभाव मुद्रा की मांग पर एक साथ पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कीन्स ने अपना जो मॉडल प्रस्तुत किया है उस मॉडल में कीन्स ने 3 नवाचार किए हैं। नवाचार में 3 इनोवेशंस किए हैं जो कीन्स की देन है। पहला है बचत आय पर निर्भर करती है। जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि बचत निर्भर करती है ब्याज की दर पर, जबकि कीन्स ने कहा कि बचतें ब्याज की दर पर नहीं बल्कि आय के स्तर पर निर्भर करती है। सो सेविंग इज फंक्शन ऑफ वाई, और साथ ही साथ देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एस, यानी जब आय का स्तर बढ़ता है तो व्यक्ति के द्वारा बचत की मात्रा बढ़ा दी जाती है, जब आय का स्तर घटता है तो व्यक्ति के द्वारा बचत की मात्रा में भी कमी या कटौती कर दी जाती है। इसी प्रकार से C इज इक्वल टू फंक्शन Y, यानी उपभोग भी आय पर निर्भर करता है। कंजम्पशन फंक्शन जो है वो विशेष रूप से उपभोग की देन है, कीन्स की देन है। उपभोग फलन का अध्ययन प्रोफेसर कीन्स ने किया है और प्रोफेसर कीन्स ने यह बताया है कि उपभोग एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है और जिसका संबंध मन से होता है। उपभोग का निर्धारण व्यक्ति की आय के स्तर से होता है। जब आय बढ़ती है उपभोग का स्तर बढ़ जाता है, जब आय घटती है उपभोग का स्तर घट जाता है। उपभोग फलन के बारे में विस्तृत रूप से हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। इसी प्रकार से S इज इक्वल टू Y माइनस C, यानी आय में से उपभोग की मात्रा को घटाने पर जो शेषफल बचता है वह बचत कहलाता है। नेक्स्ट,
कीन्स ने मुद्रा के मांग फलन में सट्टे के लिए मुद्रा की मांग को शामिल किया और मुद्रा की मांग आय और ब्याज की दर दोनों पर निर्भर करती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का जो मॉडल था वह फिशर के परिमाण सिद्धांत पर आधारित था, जिसमें फिशर ने कहा था कि मुद्रा केवल सौदा उद्देश्य की पूर्ति के लिए मांगी जाती है। फिशर के पश्चात कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मुद्रा परिमाण सिद्धांत के संदर्भ में आया, जिसमें प्रोफेसर कीन्स ने भी अपना दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था। कीन्स की एक पुस्तक 1938 में प्रकाशित हुई थी, एक ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म, उसमें उन्होंने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में बताया और साथ ही साथ ये कहा था कि मुद्रा जो है वह दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मांगी जाती है, और वो दो उद्देश्य बताए थे, सौदा और सतर्कता उद्देश्य। लेकिन वक्त के साथ जब कीन्स के अध्ययन का विस्तार हुआ, कीन्स के द्वारा नई पुस्तकों का निर्माण किया गया, लिखा गया, लेखन कार्य किया गया, तो कीन्स की अपनी स्वयं की अवधारणा भी समय के साथ परिवर्तित होती गई और कीन्स ने मुद्रा के मांग के जो दो उद्देश्य हैं उसमें एक और उद्देश्य को जोड़ दिया और वो उद्देश्य था सट्टा उद्देश्य। कीन्स ने सौदा उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य, इन तीन उद्देश्यों में मुद्रा की मांग को विभाजित किया। साथ ही साथ ये कहा कि सौदा और सतर्कता उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है वह आय पर निर्भर करती है और सट्टा उद्देश्य के लिए की जाने वाली मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है। कीन्स ने मुद्रा की मांग को दो भागों में बांट दिया, L1 और L2। L1 जो कि डिपेंड करती है आय के स्तर पर, L1 जिसमें दो प्रकार के उद्देश्य शामिल हैं, सौदा उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य। L2 जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग के बारे में बताता है और ये निर्भर करता है ब्याज की दर पर। जब ब्याज की दर ऊंची हो जाती है तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम रखी जाती है, जब ब्याज की दरें नीची होती हैं तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि कर दी जाती है। इन दोनों को जोड़ने पर कुल मुद्रा की मांग हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, कीन्स ने श्रम के पूर्ति फलन को छोड़ दिया और ये तर्क दिया कि मजदूरी की दर नीचे की ओर नहीं गिर सकती है। यहाँ अब ध्यान दीजिएगा, कीन्स के मॉडल में लेबर का सप्लाई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, केवल श्रम के मांग वक्र को कीन्स लेकर के चले हैं। साथ ही साथ जैसा कि आपने अभी कुछ समय पहले पढ़ा था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मॉडल की मान्यताओं की आलोचना करते हुए कीन्स ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें कीन्स ने ये कहा था, पहले पॉइंट में आपने पढ़ा कि कीमत और मजदूरी पूर्ण या परिवर्तनशील होकर भी पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं देती हैं। उन्होंने परिवर्तनशील माना था, यानी मजदूरी की दरें नीचे जा सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, लेकिन कीन्स क्या कहते हैं कि मजदूरी की दर नीचे नहीं गिर सकती है। मजदूरी की दर एक पर्टिकुलर लेवल तक ही नीचे गिर सकती है, इससे नीचे नहीं जा सकती है। जैसा कि आपको यहाँ पर W/P ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पोटेंशियल वेज रेट है, इससे नीचे मजदूरी की दर का गिरना संभव नहीं है। इसे आप न्यूनतम मजदूरी की दर के नाम से भी जान सकते हैं। अर्थव्यवस्था में चाहे कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, मजदूरी की दर इसके नीचे नहीं जा सकती है। मजदूरी की दरों में वृद्धि तो हो सकती है, परंतु एक पर्टिकुलर पॉइंट के पश्चात मजदूरी की दरों में कमी नहीं हो सकती है। तो इस तरह ये कीन्स के मॉडल का बेस मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि कीन्स ने अपना मॉडल जो है उसकी शुरुआत किन आधारों पर की है।